2021-22 में 1,07,336 किसानों ने बीमा कराया। 2022 ये बार बार हो गया, आप 70,000 एलिजिबल हैं तो सबको थोड़ी मिलेगा क्या? तो शेष किसान अध्यक्ष महोदय बच रहे 1,77,545 किसान बच रहे, उनका जैसे नहीं मैं मान जब वो क्लेम करने का मान ही नहीं रहे बीमा वाले, तो उसको कैसे मिलेगा? 68 बाकी 68 का पेमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने जवाब में बताया कि रबी 2022-23 में बीमा क्लेम की गणना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जारी है। ये गणना कब तक पूरी होगी और कब तक इन किसानों को क्लेम मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, 3 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था और हमारा 210 करोड़ का राज्यांश देना बाकी था, वो 3 दिन पहले हमने डलवा दिया है। राज्यांश पूरा हो गया है, जो आपने नेता प्रतिपक्ष ने पूछा था, वो 210 करोड़ रुपये डलवा दिए हैं। तो 1,055 करोड़ जो राज्यांश था वो टोटल मगर 15 दिन का टाइम भारत सरकार का होता है, तो जैसे ही भारत सरकार पैसे डालेगी कंपनी पेमेंट कर दी। अगला प्रश्न चंद्रपाल सिंह आ गया। अध्यक्ष महोदय मेरा प्लीज हो गया, आप क्या बेटे? चंद्रपाल सिंह आ गया। प्रश्न संख्या 556। माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं डायरेक्ट ही उत्तर आ गया, मैं प्रश्न पूछ लूं? मेरा प्रश्न पूछ ले। क्या सही है कि चित्तौड़गढ़ के गंभीरी बांध से होकर निकलने वाली गंभीरी नदी का प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ शहर से गुजरता है? क्या उक्त क्षेत्र में विभागों द्वारा संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान है? नंबर 2, क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ शहर में गंभीरी नदी में उक्त प्रवाह क्षेत्र में लगातार भूमाफियों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त हुई है? क्या सरकार चित्तौड़गढ़ शहर में प्रवाहित होने वाली नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की इच्छा रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विभाग के पास में अतिक्रमण की कोई सूचना नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, इसको अविलंब दिखाएंगे और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उसको तत्काल प्रभाव से बेदखल करेंगे। समय दे दें आप। समय पहले भी मैंने प्रश्न आया है, उसका हुआ नहीं, समय दे दें। 10 दिन में। हाँ साहब, अगले 10 दिन में। ठीक है सर। अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेजेएम का जो सिस्टम है उसमें एक एक योजना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमको SLSSC में उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। SLSSC में संभावना के अनुसार कि एक नलकूप सूखा मिल जाएगा तो दूसरा नलकूप का प्रावधान करें, ये संभव नहीं होता। हमारे एक और स्कीम है जो जेजेएम से संबंधित नहीं है, स्टेट हेड से है, MNP मिनिमम नीड प्रोग्राम की। हम जहां नलकूप हमारे सूखे निकल गए हैं जेजेएम में, हम MNP से उन नलकूपों उनको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में कुल 78 नलकूप सूखे मिले जेजेएम में, इसमें से 30 नलकूप जो है वो MNP से हमने उनको दे दिए हैं। शेष 48 जो नलकूप हैं उसमें भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ, हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव हुई, जहाँ जहाँ पे हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव होगी वहाँ हम MNP से आपके नलकूप खुदा देंगे। आपके यहाँ जनता को प्यासा नहीं रखेंगे और जनता को पानी पिलाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम चाहे कहीं आसपास जहाँ भी हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए वहाँ से नलकूप खोद के आपके संबंधित गाँव में व्यवस्था करेंगे पानी की, ये मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मंत्री महोदय, समयावधि कोई बताएं, समय बताएं। अभी तो 1.5 साल में अभी तक 15 गाँव। मंत्री जी खड़े प्लीज, 2 चीजें नहीं होती। मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समावधि तय इसलिए नहीं हो सकती, अभी तो जेजेएम की समावधि पूरी नहीं हुई है। जेजेएम में ये जो सिस्टम है उसमें समावधि जो तय है उसके अनुरूप हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नंबर 2 बात, आज मैं कोई कमिटमेंट दे दूं माननीय अध्यक्ष महोदय और ठेकेदार काम पूरा नहीं कर सके, मेरी जवाबदेही सदन के प्रति हो जाती है, तो कोई हम लक्षित कर सकते हैं कि हमारी जो जेजेएम की जो समयावधि है उस समयावधि के अंदर अंदर हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने जो 15 जो ग्रामों की संख्या ग्रामों के लिए पूछा है वो हमने उसकी निविदा वित्त विभाग में अनुमोदन के लिए भेजी हुई है। जैसे ही उसकी वहाँ से परमिशन प्राप्त होगी उन 15 गांवों के लिए भी हम काम शुरू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 सवाल रह गए। अध्यक्ष महोदय बेटे प्लीज, बेटे हो गया बेटे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ये जानना चाहूँगा कि आपने खंड 1 में कहा कि 306 नलकूपों की स्वीकृति थी जिसमें आज तक आपने 302 खोदे और 302 में से 78 नलकूप सूखे पाए गए। हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पर नलकूप खोदते हैं, क्या यह सही है कि नलकूप जो 302 खोदे सूखे पाए गए इसमें हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट या तो गलत थी या बिना हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के खोदे गए थे, जिससे इतना पैसा सरकार का जाया हुआ?
खोदते ही असफल पाए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी हाइड्रोलॉजिस्ट इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जो संभावना बता रहा हूं उसमें नीचे पानी निकलेगा ही निकलेगा। संभावना के आधार पर काम होते हैं। अध्यक्ष महोदय, नलकूप हमारे से जेजेएम जो है और हमारे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 साल की अनवरतता चाहती है, पानी के लिए कंटिन्यूटी चाहती है। हमारे 78 नलकूप में, उसमें कोई भी नलकूप हो, 1 हो 78 हो, उसमें अगर 1 साल का पानी है तो वो जेजेएम में कवर नहीं होता, क्योंकि 15 साल की जो सस्टेनेबिलिटी है जो जेजेएम चाहता है। इसलिए हम संभावना के आधार पर नलकूप खोदते हैं। नलकूप पानी नहीं निकला, इसका मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम हाइड्रोलॉजिस्ट को कोई उसको नौकरी से निकाल दें या उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर दें। हम संभावना के आधार पर करते हैं और ये शुरू से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार कोई नलकूप सूखे नहीं निकले। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी सरकार थी तब भी नलकूप सूखे निकलते थे, तब जेजेएम नहीं था, एमएनपी पे काम होता था। अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, माननीय सदस्य, भाई बैठे बैठे आ जाएगा पानी। छाया जी कर रहे हैं आप, गलत बात है बिल्कुल ही। श्रीमती अनिता पर। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है मेरा इसी आप में। बैठे प्लीज, आई विल नॉट अलाउ, रिकॉर्ड नहीं होगा, बैठे प्लीज, बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा, बैठे नीचे प्लीज। अगला प्रश्न श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 563। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जामर कोटड़ा में 132 केवी वोल्टेज के विद्युत उपभोक्ता मेसर्स राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड की 11 केवी लोड लाइन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी भवन परिसर के ऊपर से गुजर रही थी, जिसे माह जून 2023 में RSMM लिमिटेड द्वारा उक्त परिसर से स्थानांतरित कर दिया गया है। खंड 2 उपरोक्त अनुसार, खंड 3 उपरोक्त अनुसार। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बालकों का ध्यान रखते हुए शिफ्ट को जो माइंस बरसों से उसके लिए कहते कहते थक गए, उसका आपने निवारण किया, उसके लिए तो आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेंटेनेंस के मामले में, मेंटेनेंस का नाम लेकर 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक लाइटें बंद रखते हैं। ऐसे में प्रश्न जो प्रश्न पूछा, वही मैं पूछ रहा हूँ, मेंटेनेंस प्रश्न जो पूछा उसका सप्लीमेंट्री। सभापति अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद दे दिया, प्रश्न का उत्तर हो गया, धन्यवाद। बैठे आप। बलवान पुनिया। अध्यक्ष जी, 567। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को सतलुज वाटर वाया हरियाणा बागड़ा मेन कैनाल के माध्यम से नहर सिंचाई प्रणाली हेतु CP4 तथा सिद्धमुख और अमर से राजस्थान हरियाणा राज्य की साझा नहर है। हरियाणा में पानी की मांग अधिक होती है, तब राजस्थान की नहरों को पूरा पानी नहीं मिलता है, किंतु औसतन आधार पर लगभग पूरा पानी प्राप्त होता है। राजस्थान को हिस्से के अनुसार पूरा पानी नहीं मिलने पर हरियाणा BBMP के अधिकारियों से वार्ता व पत्राचार कर BBMP चंडीगढ़ में होने वाली तकनीकी समिति की मासिक बैठक में इस मुद्दे को उठाकर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने का प्रयास किया जाता है। राजस्थान के हिस्सा का पूरा पानी लेने हेतु नहर फीडर के जीर्णोद्धार कार्य करवा जाकर इसकी क्षमता बढ़ाई जानी है। यह कार्य हरियाणा द्वारा किए जाने हैं तथा इन कार्य हेतु राजस्थान सरकार द्वारा PFF तैयार की जा चुकी है तथा DPR हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष जी, औसत का क्या मतलब है? जिस दिन पानी चाहिए उस दिन पानी हरियाणा नहीं देता। मेरी सीधी सी मांग ये है कि आपने कहा कि BBMP में बैठक में बार बार अधिकारी बात करते हैं। क्या सरकार ने, मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी है, क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रयास करा कि BBMP में सिंचाई मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि जो राजस्थान के हिस्से की बात कर सके? क्या कोई सरकार ने ऐसा प्रस्ताव आज तक दिया जिसे जनप्रतिनिधि को वहां मेंबर बनाया जा सके? नंबर 2, जिस दिन हमारा हिस्सा है, अब आने वाले अगस्त में जो ही बरसात कम हो जाएगी, सितंबर में बरसात कम हो जाएगी, जिस दिन हमारा हिस्सा 600 क्यूसेक पर डे है तो 600 में मिले, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? 2 बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जैसे सदस्य ने कहा है कि BBMP स्तर के ऊपर सरकार की क्या कार्रवाई हुई, मैं पूरे सदन को इस बात का अवगत कराना चाहता हूं कि पानी हरियाणा सरकार के तंत्र से आ रहा है और ये राजस्थान के और हरियाणा की साझा कैनाल है। इस संबंध में 10 पत्र हरियाणा सरकार को लिखा जा चुका है
इसके बावजूद भी हमको पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने रीट सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है, अभी वो अध्यक्ष जी, इन्होंने जवाब दिया कि हमारा कैरियर साझा है, पैसे हमने दिए, सरकार ने क्षतिपूर्ति दी हरियाणा को, लेकिन हम चाहते हैं काजल हेड पर जो कैरियर साझा है, पीछे से टोहाना हेड से सिद्धमुख आती है, काजल हेड पर आकर के कैरियर साझा कर दिया, जिससे हरियाणा अपनी मर्जी की नहरें खोलता है। इसलिए मेरी मांग है मंत्री महोदय से और सरकार से कि काजल हेड पर आकर के भी हमारा कैरियर अलग करा जाए, जिससे सिद्धमुख और अमर सिंह का पानी हमें पूरा मिल सके। और नोर फीडर का आपने जवाब दे दिया कि उसकी अलग से डीपीआर बन चुकी है, इसलिए काजल हेड पर कैरियर अलग रखने का सरकार क्या प्रोग्राम बनाएगी, ये बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार हम हरियाणा सरकार से इस संबंध में पत्राचार और निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार हमको सहयोग नहीं कर रहा है, इसका विरोध हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्य की जैसे भावना है, हम सभी मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे तो हो सकता है इसका परिणाम अच्छा निकल के आ सकता है। भाखड़ा मेन लाइन राजस्थान और हरियाणा की दोनों की एक कॉमन कैरियर चेन है। मैं मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस हरियाणा सरकार को आपने पत्र लिखे, क्या आपने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को या CWC को, जो इस तरह के डिस्प्यूट का निर्धारण करती है, उनके सामने कोई पत्र लिखा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही गई है, हमने CWC के अंदर भी इस बात को रखा है और भारत सरकार को भी पत्र लिखे हैं। दोनों में हमको सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त, तभी जाके हम सर्वोच्च न्यायालय में गए। अगला प्रश्न यमीन खां। 568 उत्तर पड़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछो आप। अमीन साहब प्रश्न पूछो। अमीन साहब प्रश्न पूछो। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक मंत्री से मैं 2 सवाल ही पूछना चाहता हूं। 305 गांव 2 तहसीलों की योजना 2013 में स्वीकृत हुई। लंबा समय तक अभी तक गांव की योजनाओं का सफल काम पूरा नहीं हुआ, इसका क्या कारण रहा? और भविष्य में आपने कुछ गांव में तो 31 मार्च 24 को काम पूरा हो जाएगा बताया है, 18 गांव ऐसे छोड़ दिए जिनका आपने कोई समय नहीं बताया है। गडरा रोड तहसील में आपने एक गांव में पानी पहुंचने का लिखा है, वो असत्य है। और गडरा रोड खुद की जो PHD की योजना है उसका पानी उसमें जाता है। और बाकी आपने जो 94 गांव में पानी जाता है वो असत्य है, इसको आप दुरुस्त करावें। SR के लिए जो पाइपलाइन टेस्ट हुई है उनकी गिनती इसमें बताई है, जो दुरुस्त करावे। और 18 गांव में आपने कोई टाइम नहीं बताया है, इनका मेहरबानी करे टाइम बताओ, कब तक इन गांव में पानी पहुंचाने का आपका विभाग विचार रखता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो देरी के कारण पूछे हैं उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य 2013 में शुरू हुआ निश्चित रूप से ये पूरा होना चाहिए था, लेकिन इसमें देरी के कारण है कि राष्ट्रीय मरुद्यान पड़ता है, उसमें कुछ गांव आते हैं, तो उसकी जो हमें अनुमति मिली वो संभवतः 2022 में मिली, तो उसमें गांव कम है लेकिन उससे सारा काम प्रभावित होता है। दूसरा कारण है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भी हमें अनुमति लेनी पड़ती है, NOC लेनी पड़ती है धौरी मन्ना कस्बे में पाइपलाइन। इसके अलावा हमें उच्च जलाशय, पंप हाउस आदि के लिए भूमि का आवंटन में देरी हो जाती है। कई बार कई चीज़ों में विचलन होता है, योजना बनती है लेकिन उस योजना में पाइप में या जगह में लंबाई में कहीं ना कहीं विचलन हो जाता है, तो इन कारणों से ये देरी हुई है। लेकिन मेरा विश्वास है क्योंकि 90% काम इसका ये इंफ्रा का काम है, इससे घर घर नल नहीं पहुँचेगा, इससे गांव तक नल पहुँचेगा, तो ये 90% काम हो चुका है और अक्टूबर 2023 तक हमने ये इसको प्रस्तावित रखा है। उम्मीद करते हैं कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करेंगे। दूसरी जिन बातों की तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, मैं उसकी जांच करके और माननीय सदस्य को उसका जवाब भेज दूँगा।
माननीय सदस्य, अगला प्रश्न श्री जगदीश चंद्र, माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर। प्रश्न संख्या 569। सहकारिता मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, ग्राम सेवा सहकारी समिति के डिफाल्टर कृषकों द्वारा अवधि पार राशि जमा कराने पर फसली ऋण दिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2018 से 22 तक 5,000 रुपये से कम राशि वाले 12 डिफाल्टर किसान जिनके द्वारा बकाया ऋण राशि जमा कराने ऋण माफ़ी योजना में संपूर्ण ऋण माफ़ होने पर पुनः फसली ऋण दिया गया है। किसी भी डिफाल्टर किसान की अवधि पार राशि का समायोजन नहीं किया गया है। खंड 2, जी हाँ, ऐसे डिफाल्टर अवधि पार कृषि ऋणी कृषक जिनके द्वारा अवधि पार राशि जमा कराने पर फसली ऋण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न श्री जब्बर सिंह। प्रश्न संख्या 570। खंड 1, जी नहीं, गोविंदपुरा में उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। खंड 2, नगर पालिका क्षेत्र आसीन में नवीन उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु दिनांक 27/6/2022 को जारी विज्ञप्ति में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः जारी होने वाली विज्ञप्ति में नगर पालिका आसीन को सम्मिलित कर लिया गया है। नगर पालिका गुलाबपुरा में नियमानुसार NFA राशन कार्डों के अभाव में अतिरिक्त उचित मूल्य दुकान हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि नगर पालिका आसीन का जो गोविंदपुरा क्षेत्र है वहाँ 4 वार्ड लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, 4 वार्डों के लोग वहाँ रहते हैं और मूल रूप से SC की कॉलोनी है। वो ज़्यादातर लोग, लगभग 90% लोग SC के हैं और 3 किलोमीटर की दूरी पे वो दुकान है राशन की। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वहाँ नई दुकान की विज्ञप्ति आप कब तक निकाल देंगे? मैं आपके पास वहाँ यदि प्रॉब्लम आ रही है, पहले निकाली गई थी, आए नहीं, मैं आपके पास अधिकारी भेजूंगा, आप बात कर लेना, जो डेट आप चाहेंगे उसी दिन जारी कर देंगे। अगला प्रश्न गोपाराम। प्रश्न संख्या 571। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, जैसलमेर जिले में उपनिवेशन विभाग में भूमि को भूमि आवंटन हेतु सामान्य आवंटन श्रेणी के 61,215 एवं विशेष आवंटन श्रेणी के 34,967 इस प्रकार से कुल 96,182 आवेदन पत्र लंबित हैं, जिनका संख्यात्मक श्रेणीवार विवरण 25 टैब पर संलग्न है। सामान्य एवं विशेष श्रेणी के कुल 99,763 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3581 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में शेष 96,182 प्रकरण लंबित हैं। विशेष आवंटन श्रेणी में वर्ष 2013 से 2018 तक तथा सामान्य आवंटन श्रेणी में 2019 से फरवरी 2023 तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन होना प्रकरणों के लंबित रहने का प्रमुख कारण है। खंड 2, जी हाँ, किंतु आवेदन पत्र वर्ष 2004 से अर्थात लगभग 20 वर्षों से लंबित हैं, जो अत्यधिक पुराने होने के कारण आवेदकों की पात्रता की पुनः जांच की आवश्यकता है। जांच उपरांत ही आवंटन की कार्रवाई की जानी संभव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, पत्रावलियों को पेंडिंग हुए 20 वर्ष हुए, 4 सरकारें, चौथी सरकार जाने में है। कहा गया कोर्ट की वजह से विशेष आवंटन में 13 से 18, सामान्य में 19 से 23, इस प्रकार 6 और 4 वर्ष। इसके बाद में भी 14 और 16 वर्ष शेष रहते हैं। उस 14 और 16 वर्ष में क्या ये समय पर्याप्त नहीं था कि उनको आवंटन कर देते? ये मोर देन सफिशिएंट समय है। दूसरा जो बताया कि पत्रावलियों की पात्रता चेक करनी है, पात्रता कोर्ट के ऑर्डर में भी नहीं था, भी पात्रता चेक नहीं करोगे। क्या 20 वर्ष के लिए इनका इतना इमला है, 7 तहसीलदार है, बाकी DC ACC है, क्या 20 वर्षों में पात्रता चेक करना इतना बड़ा काम है? सरकार की मंशा नहीं है। प्रश्न, क्या ये समय पर्याप्त नहीं है कि पात्रता चेक 20 वर्षों में की नहीं गई? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि पिछली सरकार जो नहीं हो पाया, पर अभी जो कारण मेन था कि 2013 से तो विशेष आवंटन पे हाई कोर्ट की रोक थी, और अभी
सामान्य आवंटन पे 2019 से लेकर 2023 तक इसका स्टे रहा। और मेरे बीकानेर कमिश्नर कार्यालय में मीटिंग लेने के बाद में हमने हाईकोर्ट में पैरवी की। पैरवी के बाद में जो है स्थगन आदेश अभी हटा है। और हटने के बाद में मैंने अप्रैल माह के अंदर मैंने खुद ने मीटिंग ली तमाम अधिकारियों के साथ में, और उनको ये साफ निर्देश दिए थे कि आप इनका आवंटन पात्रता की जांच और आवंटन की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए। पर इतना बड़ा आवेदन है कि आज 96,000 लोगों को आवंटन करना, एक एक की पात्रता की जांच करना, ये एकदम होना संभव हो नहीं पाता है। फिर भी हमने ये कहा है, क्योंकि उपनेशन के जो नियम हैं वो नियमों में ये साफ है। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसमें इन्होंने फॉर्म पूरे ज़िले के भरवा दिए, पर हमारे पास जो ज़मीन आवंटन के जो मुरबे जो थे वो ज़मीन तो सिर्फ 5600 लोगों को ही आवंटित कर सकते हैं। उपनेशन का नियम है, उसमें प्राथमिकता जो होती है वो प्राथमिकता गांव की रहती है, उस तहसील की रहती है, और उसके बाद में जिले की रहती है। तो नियमानुसार मैं माननीय सदस्य ये कहना चाहूँगा कि इस पर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे कि जो उपनेशन के नियम है प्राथमिकता के आधार पे उन लोगों को जितने हमारे पास मुरबे हैं उसके आधार पर जल्दी आवंटन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुरोध पूछना चाहूँगा कि जो भूमि आवंटित होनी है आज की तारीख में 80% पे भूमाफिया खेती कर रहे हैं और ये भूमिहीन वैसे बैठे हैं। इसमें SC ST के भी सम्मिलित है। जैसलमेर विधानसभा में 52,000 आवंटी फॉर्म भर रखे हैं, सबकी पात्रता चेक की हुई 1-1, 1.5, 2-2 वर्ष हो गया है, फिर भी आवंटन नहीं हुई। कोर्ट का निर्णय भी फरवरी 23 में आ चुका है, लास्ट वाला भी। तो फरवरी 23 से भी आज जुलाई में बात कर रहे हैं, अभी भी 4 महीने का समय है। क्या माननीय मंत्री महोदय अगर पात्रता चेक करनी तो चेक करा के और आचार संहिता से पहले भूमाफियाओं को बढ़ावा नहीं मिले, भूमिहीन को भूमि मिले, SC ST को भूमि मिले, ये सरकार मंशा रखती है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया है प्राथमिकता के आधार पर जिनकी पहली पात्रता बनती है उनकी जो तमाम प्रक्रिया करा करके 1 महीने के अंदर हम इस आवंटन प्रक्रिया को शुरू कर दें। अगला प्रश्न श्री अमर सिंह, प्रश्न संख्या 572। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में विधानसभा क्षेत्र बयाना के रूपबास उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र खोलने की घोषणा की गई थी। रूपबास उपखंड में 10 हेक्टेयर या इससे अधिक सिवाय चक राजकीय भूमि एक चक में उपलब्ध नहीं है। ग्राम चैकोरा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने बाबत में 11.31 हेक्टेयर चारागाह भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ चिन्हित की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा विधिक कारणों से चारागाह भूमि के आवंटन की अनुमति नहीं दी जा रही है। खंड 2 ग्राम चैकोरा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने बाबत 11.31 हेक्टेयर चारागाह भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ चिन्हित की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा विधिक कारणों से चारागाह भूमि के आवंटन की अनुमति नहीं दी जा रही। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास भूमि उपलब्ध नहीं थी तो विधानसभा में प्रश्न सूचीबद्ध होने के बाद ही मुझे सूचित किया गया, पहले क्यों नहीं सूचित किया? क्या विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा को गंभीरता से नहीं लिया? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की घोषणा को गंभीरता से लिया गया, लेकिन सिवायचक जमीन नहीं मिलने के कारण इसमें विलंब हुआ है। और दूसरा कारण इसमें नेशनल कंजर्वेशन जोन का भी कुछ जिलों में आ रहा है। हम बार बार पत्र भी लिख रहे हैं और मैंने स्वयं भी फ़ोन पर मंत्री महोदय से भारत सरकार से बात करी तो उन्होंने कहा कि मीटिंग तो कर ली है हमने। मैंने बताया उनको पूरी डिटेल कि हमारी 150 एप्लीकेशंस गई हैं और आप उनके लिए सिर्फ आपको निर्णय भी उन्होंने तय कर लिया कि हम निकाल देंगे समस्याओं को देखते हुए, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा। अगर वहाँ से निकलता है तो हम कोई भी ज़मीन वहाँ उपलब्ध होगी तो फैक्ट्री एरिया लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार सिवायचक भूमि की उपलब्धता न होने के कारण निजी क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण कर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का कोई विचार रखती है? बिल्कुल सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई हमें निजी क्षेत्र से देने के लिए तैयार है तो रीको की तरफ से उनको मुआवजा देकर अधिग्रहण बोल रहे हो, देने के लिए नहीं कर, अधिग्रहण।
एक्विजिशन करेंगे क्या? लेकिन अभी कोई हमने वहां पर सूचना भी दी, कलेक्टर साहब को सूचित भी किया इन सभी जगह पर, जो 2 जिलों पहाड़ी और कुम्हेर में तो मिल गई, बाकी 6 जगह हमने सूचित भी किया है कलेक्टर्स को। अगर कोई जमीन देने के लिए तैयार है किसी एरिया में किसान, तो हम अधिग्रहण भी करने को तैयार। अगला प्रश्न मनोज कुमार। प्रश्न संख्या 573। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सुजानगढ़ एवं बिदासर तहसील में लॉकडाउन के पूर्व राजस्थान राज्य पथ पर निगम की 58 बसें संचालित थी, जिनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। सुजानगढ़ एवं बिदासर तहसील क्षेत्र में लॉकडाउन से पूर्व कुल 68 निजी बसें ग्रामीण व अन्य मार्गों पर संचालित थी। खंड 2 निगम द्वारा उपरोक्त संचालित बसों में से लॉकडाउन के बाद बंद की गई तथा अभी तक पुनः संचालित नहीं की गई 9 बसों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त बंद की गई बसों का पुनः संचालित किए जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। लॉकडाउन के बाद उपरोक्त संचालित निजी बसों में से किसी भी बस का संचालन बंद नहीं किया गया है तथा वर्तमान समय में बिदासर एवं सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र में कुल 71 निजी बसें ग्रामीण एवं अन्य मार्गों पर संचालित हैं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया कि सीमित संसाधन के कारण चालू नहीं कर सकती, तो सरकार अपने सीमित संसाधन उनको कब बढ़ाएगी? विभाग कब नई बस से खरीदने का इरादा रखती है ताकि पुराने रूट जो बंद किए वो भी चालू कर सके और जो नए रूटों की आवश्यकता है उनको भी चालू कर सके? अभी 23-24 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है सर्विस मॉडल पर 1000 बसें लेने की। वो जब भी उपलब्ध हो जाएंगी तो प्रसन्नगत मार्गों पर प्राथमिकता से बस चलाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न ललित कुमार ओसवाल। अगला प्रश्न श्री कालूराम। प्रश्न संख्या 40-23। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 झालावाड़ जिले में माह मार्च 2022 से माह दिसंबर 2022 तक कुल 2972 किसानों द्वारा मांग पत्र जमा करवाए गए हैं। उनमें से 17 जुलाई 2023 तक 1807 किसानों को कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। खंड 2 सरकार द्वारा किसानों को दिन में खेती के लिए बिजली देने के लिए बजट वर्ष 2020-21 में घोषणा की गई थी। घोषणा अनुसार झालावाड़ जिले को प्रथम चरण 2020-2021 में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण करके माह अक्टूबर 2020 से ही दिन के ब्लॉक में सामान्यतः 6 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत उपलब्धता में कमी होने अथवा कोई अन्य तकनीकी समस्या होने पर किसानों को दिन व रात्रि के ब्लॉक में भी विद्युत आपूर्ति की जाती है। खंड 3 वर्तमान में लोड शेडिंग के नाम पर झालावाड़ जिले के ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में कोई विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। यद्यपि विद्युत उपलब्धता की स्थिति के अनुसार नीचे बैठे नहीं है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? नीचे बैठे, नीचे मैं उत्तर बंद करा दूंगा। नीचे बैठे, नीचे बैठे। माननीय प्रताप सिंह जी नीचे बैठे, नीचे बैठे। ये आप सीनियर आदमी है, प्रश्न पूछने का तरीका होता है, उनका प्रश्न आप हाईजैक कर रहे हैं। सब बेटा प्लीज नीचे बैठे, अंकित नहीं हुआ, नीचे बैठे। इसीलिए मैंने मेरा आई हैव रेस्ट्रिक्ट, प्लीज नीचे बैठे। इसीलिए मैं प्रश्न करता को अलाउ किया मैंने, तो बीच में अलाउ नहीं करे कोई भी। आपने जबरदस्ती हाईजैक कर रहे हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे। आप अपने बैठे मतलब नीचे बैठे। आप आपने प्रश्न क्यों नहीं पूछा? आपने प्रश्न क्यों नहीं पूछा? तो मान सदस्य को डिस्करेज कर रहे हैं आप बिल्कुल ही। मान सदस्य प्लीज। यद्यपि विद्युत उपलब्धता गोविंद खड़ा हो जाए, ये खड़ा हो जाए, प्रश्न पूछते ना आप। औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व सूचना के उपरांत कभी कभार विद्युत कटौती की जाती है। मान सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 1972 मांग पत्र जमा हुए, उनमें से 1807 किसानों को कनेक्शन दिए गए 2022 में। तो 1165 को आप कब तक दे देंगे? या 2022 का आंकड़ा है, साल भर हो गया, अभी तक 1165 किसान बाकी है। नंबर 2 पे आपने कहा है कि
कि किसानों को दिन में लाइट दी जाती है और 6 घंटे लाइट दी जा रही है। माननीय महोदय, किसानों को दिन में लाइट नहीं मिलती और 6 घंटे भी नहीं मिलती है, यह लाइट 3 से 4 घंटे मिलती है। और तीसरा, और मैं आपसे बाद में पूछूंगा, इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि 1807 किसानों को कनेक्शन अभी तक जारी कर दिए गए हैं 2972 में से। 1165 कृषि कनेक्शन अभी पेंडिंग है, उनमें से 732 का इंफ्रा तैयार है और सितंबर तक सभी कनेक्शन जो है वो जारी कर दिए जाएंगे जितने पेंडिंग कनेक्शन है। दूसरा, दिन में 6 घंटे लाइट की जो बात कही गई, तो हमारी जो घोषणा की गई थी उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद में जो पहले चरण में हमने जो जिले लिए थे जिनमें 6 घंटे बिजली दी जानी है, उसमें माननीय विधायक महोदय का जिला भी है। और इंफ्रा को इम्प्रूव, जो सिस्टम को इम्प्रूव करने के बाद में हम 6 घंटे बिजली दे रहे हैं। उसके साथ साथ इनके जो 220 kV GSS भवानी मंडी है डग विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर वोल्टेज की प्रॉब्लम है कृषि कनेक्शन नए होने से, नए कनेक्शन होने की वजह से। तो वहाँ 25 MVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की वहाँ ज़रूरत महसूस की गई है। तो आगामी 2 माह में 220 kV GSS भवानी मंडी में 25 MVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, जिससे जो भी आपूर्ति में दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान भी हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नंबर 3 पे आपने जवाब दिया है कि वर्तमान में लोड शेडिंग के नाम पर झालावाड़ जिले में कहीं भी लाइट कटौती नहीं की जा रही है और औद्योगिक क्षेत्र में कभी कभी की जा रही है। मानता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में आप कभी कभी करते हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में रोज़ लाइट कटिंग की जा रही है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट कटौती होती है। मेरी विधानसभा में 20 तारीख को रात्रि 8 बजे से लेकर दूसरे दिन 11 बजे तक 20 घंटे 15 घंटे की कटौती की। सारे अधिकारियों को मैंने उत्तर दीजिए अपने को, अपने उत्तर दे। माननीय प्रश्न हो गया माननीय मंत्री जी, और ये माननीय आपका प्रश्न समझ में आ गया। माननीय मंत्री जी, आप इनके जो प्रश्न है उनको बिजली रेगुलर मिले उसके संबंध में आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोड शेडिंग के संबंध में और बिजली कटौती के संबंध में माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न पूछा है उसके मूल में भी मैंने इसका जवाब दिया है। और इनके विधानसभा क्षेत्र में जो मैंने जैसा अभी निवेदन किया कि इनके कुछ GSS ऐसे हैं जहां पर कनेक्शन अधिक होने की वजह से जो हमारा 132 का GSS है वो ओवरलोड हुआ है, तो वहाँ हमने एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी स्वीकृत कर दिया है। और लोड शेडिंग के नाम पे नहीं है, लेकिन कई बार मेंटेनेंस आदि या टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से कोई बिजली कटौती हो, उसके अलावा कोई हमारे द्वारा बिजली कटौती नहीं की जा रही। अगले पर श्री रामनारायण मीणा साहब, प्लीज हो गया, लिमिट हो गया, नीचे हो गया, 4 प्रश्न हो गए, प्लीज आप बेटा प्लीज 4 जवाब नहीं है तो आप नीचे बैठे, नहीं नीचे बैठे। मिस्टर मदन दिलावर, लास्ट डे आई डोंट वांट, लास्ट डे बाहर निकालूंगा मैं, लास्ट डे बाहर निकालूंगा मैं। आई विल नेम यू मिस्टर मदन दिलावर, आई विल नेम यू मिस्टर राजेंद्र राठौड़, आई विल नेम यू मदन दिलावर एंड मिस्टर प्रताप सिंह। आई डोंट वांट टू सेट ए रॉन्ग एग्जांपल। आखिरी सदन का समय है और सीनियर आदमी हो, नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे आई सेड नीचे बैठे। मैं मिस्टर राठौड़, आई डोंट वांट टू सेट ए रॉन्ग एग्जांपल। मैं नहीं चाहता कि सदन की जो आखिरी सदन का दिन है वो इस अनप्रेजेंट ट्रेन में निकले, और आप सीनियर आदमी है फिर सदन में आना चाहते हैं। सब सदन के लोग देख रहे हैं किस तरह का बिहेवियर करते हैं आप बैठे प्लीज, नीचे बैठे, मैं सड़क से नीचे बैठे, सीनियर आदमी में आई लेग, नीचे बैठे आप मिस्टर प्रताप जी, नीचे बैठे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, आप मैं आई एम ऑन लेग, आप पहली बार के एमएलए एंड यू वांट टू सेट ए रॉन्ग एग्जांपल। आपको अखबार में आना है, फोटो में आना है, प्रश्न पूछते ना आप, रोका किसी ने? माननीय रामनारायण चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को राज्य में चिकित्सा कार्य हेतु गुणागुण के आधार पर विचार विमर्श कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार करने एवं लीगल एस्पेक्ट को जांचने हेतु वर्ष 2015 एवं वर्ष 2017 में समितियों का गठन किया गया था। समिति गठन के आदेशों की प्रति परिशिष्ट वापस संलग्न है। उक्त समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट वापस संलग्न है। खंड संख्या 2, जी नहीं, प्रदेश में कोई भी मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक संस्थान नहीं चल रहा है। खंड संख्या 3, जी नहीं,
राज्य में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 पारित किया गया है। इस हेतु बोर्ड के गठन के संबंध में विभाग द्वारा सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है कि परिशिष्ट पर जिस पर मार्गदर्शन आदिनांक तक अप्राप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहूँगा माननीय मंत्री जी से। जब 2007 से 2018 तक 5 कमेटियाँ गठित की गई, उसके बाद में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 पास किया गया। 2018 के बाद में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्शन से आ रहे हो, तो ये 5 साल तक इतनी शिथिलता क्यों बरती गई और इसके बारे में आगे से आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हो ताकि ये इतनी सुस्ती नहीं रहे और हमारे को चिकित्सा पद्धति बहुत गंभीर रोगों में भी मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये जो एक्ट पारित किया गया और जब भारत सरकार से संपर्क किया गया, इससे पहले 7 कमेटियों का गठन किया गया। कभी कोई कमेटी कुछ रिपोर्ट दी, कुछ कमेटी कुछ रिपोर्ट दी, जो मैं को माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है। और बताना चाहूँगा, जब ये स्थिति आई, क्योंकि इंडिया में, देश में कहीं भी इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता प्राप्त नहीं है और इस इलेक्ट्रोपैथी के क्या दुष्प्रभाव होंगे, प्रभाव होंगे, बिना जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, जिसको कि हमारा नेशनल आयुष काउंसिल है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर भी माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप पुनः हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक इसका कोई क्या क्वालिफिकेशंस होंगी तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। श्री जबर सिंह सांकला सदस्य की ओर से आसीन नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 के सरकारी भूमि की ताराबंदी कर अतिक्रमण से बचाने के संबंध में। श्री सतीश पुनिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाए जाने के संबंध में। श्रीमती अनिता पटेल सदस्य की ओर से अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत अन्ना सागर झील को छोटा करने से अतिवृष्टि के समय झील के ओवरफ्लो होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय राज्य मार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री खुशवीर सिंह सदस्य की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संरक्षित क्षेत्र हेतु जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करने के संबंध में। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन की नहरों में पानी नहीं छोड़ने से स्थानीय किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमेर सिंह भायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना अंतर्गत भखा भगत सिंह बस स्टैंड की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाए जाने के संबंध में। श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कोटा शहर के दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में वन भूमि पर बसे परिवारों को रिहायशी आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में। श्री अशोक लावटी सदस्य की ओर से पुलिस थाना मुहाना जयपुर में दलित युवक द्वारा पुलिस कस्टडी में खुदकशी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से प्रदेश में सीवरेज कार्यों में निर्धारित मापदंडों की अनदेखी एवं सड़कों की बदहाल स्थिति के संबंध में। श्री बलजीत यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में। प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्री राजेंद्र राठौर, श्री ललित कुमार ओसवाल, श्री अर्जुन लाल जिनगर, श्री निर्मल कुमावत, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्री धर्मनाथ जोशी, श्री राम प्रताप कासनिया, श्री सुरेश सिंह रावत, श्री अविनाश, श्री रामलाल शर्मा, श्री बलवीर सिंह लूथरा, श्री अभिनेश महर्षि, श्री गोपाल लाल शर्मा, श्री सुभाष पूनिया, श्री छगन सिंह, श्री बिहारी लाल, श्री धर्मेंद्र कुमार, श्री गुरदीप सिंह, श्री अमृतलाल मीणा, श्रीमती संतोष, श्री संजय शर्मा, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री जोराराम कुमावत, श्री नारायण सिंह देवल। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य नारायण बेनीवाल, श्री बलजीत यादव, श्री धर्मनाथ जोशी, श्री सुभाष पूनिया, श्री नारायण सिंह देवल एवं श्री राजेंद्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना है। श्री सतीश पुनिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाए जाने के संबंध में। श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से अजमेर शहर में व्याप्त पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री प्रताप सिंह सदस्य की ओर से प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय छिपा बड़ौद में कार्यरत कार्मिकों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अविनाश सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जेतारण में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हुए कार्यों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में।
श्री अशोक लावटी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में, श्री अर्जुन लाल जिनगर सदस्य की ओर से बनास नदी के पानी को कपासन विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं कृषि हेतु उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, श्री कन्हैयालाल सदस्य की ओर से मालपुरा उपखंड को नवीन जिला बनाने के संबंध में, श्री संजय शर्मा सदस्य की ओर से जिला अलवर को नवीन संभाग बनाने के संबंध में, श्री ओम प्रकाश हुड्डा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ के कतिपय गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पद स्थापना करने के संबंध में, श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से उपखंड निमका थाना में ठेकेदार कंपनी द्वारा खनन करने वालों से अवैध वसूली करने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा शहर की कई आवासीय कॉलोनियां एवं कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करने के संबंध में, श्री अमेर सिंह बायल सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अधिभार के नाम पर राशि वसूल जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अमृतलाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाए जाने के संबंध में, श्री बिहारी लाल सदस्य की ओर से नोखा उपखंड को नवीन जिला बनाने के संबंध में आज और 5 प्रस्ताव मैंने अलाउ किए हैं 15 के अलावा, जिससे माननीय सदस्यों को पूरा मौका मिले। श्री बिहारी लाल के बाद श्री राकेश पारीक सदस्य की ओर से प्रदेश की गुर्जरों सहित अन्य जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं में MBC वर्ग का लाभ दिलवाए जाने के संबंध में, श्री रामनारायण मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीपलधाम में चंबल सिंचित क्षेत्र में जल सिंचन जल निकासी तथा ड्रेनेज जीर्णोद्धार के कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में, श्री अमित चाचान सदस्य की ओर से उपखंड नौर को नवीन जिला बनाने के संबंध में, श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन कक्ष बनाने एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में, श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य की ओर से जोधपुर के उम्मेद सागर बांध भूमि एवं कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कर इसे वर्षा जल संरक्षण इकाई पेयजल भंडारण एवं पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सदस्य, मैंने आई कॉल मिस्टर लीडर, आई विल नॉट अलाउ बात है। लाल डायरी की बात हुई है, उन्होंने कहा कि लाल डायरी अगर उसका राज खुल जाता तो रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। नारायण बेनीवाल, रिकॉर्ड नहीं होगा। नारायण बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, नारायण बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायण बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चेम्बर में आइए, चेम्बर में आइए, मेरे चेम्बर में आइए। या नहीं, या नहीं, या नॉट अलाउड। आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू। आई सेड मैं आपको बाहर अच्छा लगता, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा। आप नीचे जाए, नॉट अलाउड। आई सेड नॉट अलाउड। प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय में अनुरोध है कि प्रदेश में एक तरफ तो जब कोई वाहन खरीदता है तो रोड टैक्स के नाम पर बड़ी राशि परिवहन कार्यालय में जमा करवाई जाती है, तो दूसरी तरफ टोल टैक्स लिया जा रहा है। रोड टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई रात कैंप लगाकर रात बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के राज्य राजमार्गों एवं खस्ताल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूल करके जनता पर आर्थिक भार डाल रही है, जिसको लेकर प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 6 मार्च 2018 विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते समय प्रदेश के राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल 2018 से एक बार प्रदेश को टोल मुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनी, उस नई नवेली सरकार ने राज्य राजमार्गों पर पुनः टोल वसूली का कार्य शुरू कर दिया, जो अनवरत जारी है। प्रदेश में अधिकांश जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं PPP मॉडल पर बनी सड़कें जगह जगह से टूटी हुई एवं टोल नाकों पर तय मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है। नागौर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण किए हुए बिना ही पिछले लंबे समय से लगातार टोल वसूली का कार्य किया जा रहा है।
जिसके संबंध में मेड़ता की लोक अदालत ने इसे बंद करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन प्रशासन के डुलमुल रवैये के कारण आज भी टोल वसूली का कार्य बंद नहीं होकर लगातार चालू है। सड़कों पर कहीं पर भी रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और न ही किसी तरह की कोई सुविधा है। पेचिंग का काम चलाकर सड़क को ठीक करने के नाम पर मेज औपचारिकता कर दी जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि प्रदेश के राज्य राजमार्गों एवं खस्ताहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का कार्य तुरंत बंद करके प्रदेश के राजमार्गों को टोल मुक्त किया जाकर आम जनता को राहत प्रदान करावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर, कुचामन, खाटू, तरनाऊ, भोपालगढ़, आसोप, संकवास, खजवाड़ा, कुचेरा, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।